दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो चैनल पर पहली बार आ रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कल 6:15 बजे हमारी नई कहानी सीईओ से शादी शुरू हो जाएगी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और जैसे आप लोगों ने इस कहानी को प्यार दिया है, वैसे ही उस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और शेयर ज़रूर करें। और आप लोग कमेंट करके भी बताएं कि 6:15 बजे का टाइम आपको कैसा लगा। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 476वां एपिसोड। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। युवराज लगातार सभी फाइलों को चेक कर रहा था। उसे लगने लगा था कि ये कोई एक ऐसे इंसान का काम है जो कंपनी में ऊंचे पद पर काम करता है, और शायद वो पिछले कई सालों से कंपनी के साथ जुड़ा भी हुआ है। उसे सब कुछ पता चल गया है कि कंपनी में कहां से क्या चीज चोरी कर सकता है। धीरे धीरे करके युवराज यही सोचे जा रहा था। रात के 2 बज चुके थे और वह लगभग सोने की कगार पर ही था, लेकिन नींद उसकी आंखों में नहीं आ रही थी। वो वहीं पर उस फाइल के साथ ही लेट गया और धीरे धीरे करके उसे कब नींद आ गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। जैसे ही सुबह अलार्म बजी, युवराज की नींद एकदम से टूट गई। उसने देखा कि सुबह के 7 बज चुके हैं। वो जल्दी से खड़ा हुआ और वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम से आने के बाद वो बड़ा आज तैयार होना चाहता था, क्योंकि आज उसके सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग भी थी। वो यही सोच रहा था कि आज सीईओ के तौर पर उसकी कंपनी में पहले मीटिंग थी और जो एचआर के साथ होने वाली थी, तो वो किसी भी हालात में लेट नहीं होना चाहता था। और वैसे भी उसे समय से कुछ देर तो पहले निकलना ही था, क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक तो आपको पता ही है कि किस तरीके से जाम लगता है। तभी वो उठा और नहाने के लिए चला गया। जैसे वो बाहर आया, जल्दी से वार्डरूम के पास गया और अपने ग्रे ब्लेजर और व्हाइट शर्ट निकालकर पहनने लगा। तैयार होकर बाहर आया तो देखा 9 बज चुके थे। 9 बजने का मतलब था कि उसे अब एक पल भी गंवाना नहीं था। जैसे वो बाहर आया, उसने देखा कि बा तो अभी भी पूजा कर रही है। वो जल्दी से निकलना चाहता था, लेकिन तभी बा ने पीछे से आवाज लगाई, युवराज बेटा, नाश्ता तो करके जा बेटा। लेकिन युवराज को आज जल्दी थी। उसने कहा, वाह आज नहीं, मैं वहीं पर कुछ खा लूंगा। मैं लेट ना हो जाऊं, इसलिए आज मुझे जल्दी जाना होगा। और आज मीटिंग भी पहली है, तो मैं लेट नहीं होना चाहता। बा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उन्हें भी लगा कि युवराज बड़ा पेशेंसली काम कर रहा है और बड़े ही अच्छे तरीके से वो आज ऑफिस में जा रहा है। तभी उन्होंने उसे दोबारा नहीं टोका और कहा, ठीक है बेटा, लेकिन भूखा मत रहना, वहां कुछ ना कुछ खा लेना। युवराज मुस्कुराया और बोला, थैंक यू बा, मैं जरूर खा लूंगा। उसके बाद वो तेज कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ा। ड्राइवर पहले से ही कार को स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। जैसे वो गाड़ी में बैठा, गाड़ी लगातार दौड़ती हुई सड़क पर दौड़ पड़ी। गाड़ी में बैठा बैठा युवराज फिर से वही सोच रहा था कि आज उसको सबसे पहले किसके साथ मीटिंग करनी है और किस किस को सबसे पहले बुलाना है। तभी कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुक गई। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा, लैपटॉप लिया और सभी फाइल्स को उठा लिया और गेट की तरफ बढ़ गया। जैसे वो गेट की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि यहाँ तो पूरी लंबी लाइन लगी हुई है और कुछ लोग अपनी फाइलें और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर इस उम्मीद के साथ आए हुए थे कि आज वो यहाँ इस कंपनी में अपनी भर्ती करवा कर ही रहेंगे। उसके बाद वो सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जैसे वो 10वीं मंजिल पर पहुंचा और अपने कैबिन में कदम रखते ही उसने देखा कि असिस्टेंट दिव्या वहीं पर आ रही थी और उसके हाथ में फाइल थी। और उसने आते ही कहा, गुड मॉर्निंग सर। युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग दिव्या, कैसी हो और आज ये इतनी भीड़ किस लिए जमा हो गई है। तभी दिव्या ने उनको याद दिलाते हुए कहा, सर जो आपने कल कहा था जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकालने के लिए, तो ये लोग आज उसी का इंटरव्यू देने आए हैं। युवराज यही सोच रहा था, लेकिन उसे लगा नहीं था कि इतने लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हर कोई एम्प्लॉय ऐसी कंपनी को चुनता है जो कंपनी लगातार ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। ये कंपनी तो वैसे भी आजकल कुछ दिनों से नीचे की तरफ आती जा रही थी, सेल में भी गिरावट आ रही थी, लेकिन फिर भी उनकी बात और उसके कंपनी पर इतना विश्वास लोगों का था। युवराज ने आज ये पहली बार देखा था। तभी दिव्या ने मुस्कुराते हुए युवराज से कहा, सर सर 150 लोग से ऊपर आ चुके हैं और अभी भी आ ही रहे हैं। ये और सुनने के बाद युवराज को तो और भी ज्यादा गर्व हो रहा था। उसे अपनी बाप पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा था, क्योंकि लोग उनकी कंपनी पर इतना ज्यादा विश्वास कर रहे थे। उन्हें नहीं लगा था कि इतने लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाएंगे।
लेकिन यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। युवराज ने मुस्कुराते हुए दिव्या से कहा, दिव्या एक काम करो, सभी के फाइल्स ले लो और सभी से कहो कि आराम से बैठ जाए, उनको पानी पिलाओ और चाय के लिए भी पूछो, और सबके साथ अच्छा बिहेव करना, और सबको कह दो कि अपनी बारी का इंतजार करें। दिव्या ने सिर हिलाकर कहा, जी सर। और वो इतना कहकर तुरंत मुड़कर चली गई। युवराज अपनी टेबल की ओर चला गया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इधर ऑफिस के बाहर पुराने एम्प्लॉयज में खुसर फुसर चालू हो गई थी। तभी एक एम्प्लॉय ने दूसरे एम्प्लॉय से कहा, अरे भाई, ये नया सीईओ तो कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि ये एक दो दिन में ही कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। उसकी हंसी के साथ दूसरा एम्प्लॉय भी थोड़ा सा हंस दिया। फिर उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई, लग तो मुझे भी यही रहा, क्योंकि 10 लोगों की जरूरत थी लैब में, 10 ही तो गए थे, है ना। अब इन्होंने तो 20 मंगवा लिए। मुझे लग रहा है कि कहीं अपने ऊपर गाज ना गिर जाए। लास्ट वाली बात सुनकर दूसरा वाला एम्प्लॉय गंभीर हो गया। उसने कहा, भाई लग तो मुझे भी ऐसा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पुराने वालों को भी ना निकाल दे। भाई मैं तो अपने काम में लग रहा हूँ, क्या पता आगे वाले 10 में मेरा नंबर ना आ जाए। दूसरे एम्प्लॉय को भी लगा कि शायद ये बात तो ठीक कर रहा है, क्योंकि 10 लोगों की जरूरत थी और 20 लोगों की रिक्वायरमेंट आ गई थी। तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पुराने एम्प्लॉय पर विश्वास ना हो और वो पुरानों को निकाल दे और सभी नए को भर्ती कर ले। यही सब सोचते हुए वो दोनों फिर से अपने काम में लग गए। इन सब से दूर बा और मंगला कुछ और ही बातों में उलझी हुई थी। मंगला ने बा से कहा, बा, आपको नहीं लगता कि युवराज बाबा कुछ आजकल उखड़े उखड़े से रहते हैं? जो वो पहले आते थे तो बड़े चुलबुले से थे, और अब तो वो बात भी नहीं करते इतनी। बा ने मंगला को समझाते हुए कहा, मंगला तुम्हें पता है ना कि एक इंसान को सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, वो है उसका प्यार। और युवराज भी कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुका है। पहले उसकी जिंदगी से माही चली गई और फिर टीना ने भी उसे धोखा दे दिया। तभी मंगला ने बा से कहा, लेकिन बा ये कब तक चलेगा? अभी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बा को भी लग रहा था कि शायद अब युवराज को फिर से शादी के लिए मनाना सही होगा। तभी उन्हें कुछ ऐसा सूझा कि वो युवराज को बिना पूछे ही उसकी शादी के लिए हाँ करवा ले। तभी उन्होंने मंगला से कहा, मंगला एक काम करो, तुम दिल्ली के सभी बड़े परिवारों में खबर भिजवा दो कि निर्मला अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रही है। मंगला को भी बा की बात बहुत अच्छी लगी। वो मुस्कुराते हुए बोले, जी बा, ये काम तो मैं आज ही कर देती हूँ। इधर युवराज को पता ही नहीं था कि घर पर उसके शादी के बारे में चर्चा होने लगी थी, और यहाँ तक कि दिल्ली के बड़े बड़े परिवारों में सबको न्योता दे दिया गया था कि कोई भी लड़की युवराज को पसंद कर ले और युवराज की दादी उससे शादी करवा देगी। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बा युवराज की शादी करवा पाएगी या नहीं? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। कहानी को एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों सामने स्क्रीन पर हमारा कल के कहानी का पोस्टर है, तो इसी पोस्टर के साथ हमारी कल की कहानी आपको 6:15 बजे मिल जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार उसे जरूर सुने। दोस्तों 477वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर युवराज अपने ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि वो लोगों को किस तरीके से ज्वाइनिंग करवाएगा और आज की मीटिंग में क्या होगा। तभी एक लड़की बार बार युवराज के ऑफिस के बाहर चक्कर काट रही थी। वो एचआर डिपार्टमेंट की पाखी थी और वो यहाँ इस वक्त ऑफिस के काम से नहीं बल्कि सिर्फ यही देखने आई थी कि युवराज कैसा दिखता है, क्योंकि जैसे ही सभी लड़कियों को पता चला कि युवराज एक बहुत ही हैंडसम लड़का उनका नया सीईओ बन गया है, तो पाखी से रहा नहीं गया और वो लगातार यही चक्कर काटकर युवराज की एक झलक पाने के लिए आ रही थी। सभी लड़कियों में खलबली मची हुई थी कि उनका सीईओ दिखने में कैसा है, क्योंकि अभी तक सभी लड़कियों ने युवराज का चेहरा नहीं देखा था। पाखी भी जब कब अपने डिपार्टमेंट में बैठी थी तभी लड़कियों की बात उसने सुन ली थी। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा था, अरे तुम्हें पता है हमारा नया सीईओ तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। दूसरी ने कहा, अरे क्या बताऊं यार, उन्होंने तो मेरा पहली बार में दिल चुरा लिया। पूरे दिन की इसी तरह की बातें सुन सुनकर पाखी का दिमाग कुछ और ही कामों में चलने लगा था। उसने कल ही निर्णय ले लिया था कि जैसे ही कल युवराज आएगा वो सबसे पहले युवराज की नजरों में अपनी नजरों को मिला देगी। इसलिए वो बार बार वहीं पर चक्कर काटकर उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। इधर जब वो यहीं पर टहल रही थी तभी युवराज एकदम से ऑफिस से बाहर आया और वो उसके पीठ पीछे करके खड़ी हो गई।
जैसे युवराज वहां से निकलने लगा, उसने झट से देखा और युवराज का चेहरा निहार लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना सुंदर और इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। युवराज का चेहरा देखते ही वो अपने आप में बड़बड़ाने लगी थी। ये ये तो सच में किसी फिल्म हीरो से कम नहीं है। पाखे से रहा नहीं जा रहा था। वो उसका बस चलता तो वो अब जाकर सीधा युवराज को आई लव यू बोल देती, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा और खुद से ही बुदबुदाया, ओ माय गॉड, इसके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। फिर वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ गई और अपने कैबिन की तरफ दौड़ने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को पता चल गया कि वो सीईओ को देखने आई थी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे वो अपने 12वीं मंजिल पर अपने एचआर डिपार्टमेंट पर आई, वहां पहले से ही उसके 3 सहेलियां आपस में बात करके कुछ ना कुछ खुसर फुसर कर ही रही थी। जैसे उन्होंने देखा कि पाखी आ रही है, उनकी मुस्कान अपने आप चेहरे पर बड़ी होती गई। उसके पास आते ही श्रुति ने चुटकी लेते हुए कहा, तो मैडम साहिबा, कैसे लगे हमारे नए सीईओ? क्या सच में उतने ही हैंडसम है जितना हमने सुना था? पाखी ने अपने चेहरे की मासूमियत को चादर से ढकते हुए कहा, अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही देखने चली गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है। सानवी ने कुर्सी घुमाते हुए कहा, मतलब देखने भी गई थी और कह भी रही हो कि कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है पाखी, तुम तो उसके सामने अपना दिल हार बैठी हो। लतिका ने भी हंसी से चुटकी लेते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है सानवी, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है। सब कुछ रंग ऐसा गुलाबी हो गया है जैसे देखकर गुलाब का फूल भी शर्मा दे। ये सुनते ही पाखी थोड़ी सी शर्मा गई, लेकिन चुप रही। लेकिन उन तीनों के अंदर भी खलबली मच गई थी। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें जल्दी से जाकर युवराज को देख लेना चाहिए था। तभी उसमें से श्रुति ने कहा, देखो जो भी हो, मुझे सबसे पहले देखने का हक था। मैं ही नए कैंडिडेट की रिपोर्ट लेकर सीईओ सर के सामने जाऊंगी। इतने में तुरंत सानवी बोल पड़ी, अरे ऐसे कैसे, मैं तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में हूं, मेरी रिपोर्टिंग डायरेक्टर उनके अंडर में जाएगी, पहले मुझसे मुलाकात होगी उनकी। लतिका भी पीछे कहां रहने वाली थी, उसने कहा, अरे तुम दोनों भूल गई हो क्या, मेरी टीम का प्रेजेंटेशन नेक्स्ट ओवर सीईओ के सामने है, मतलब मैं अकेली उनके साथ मीटिंग रूम में रहने वाली हूँ। वो तीनों युवराज को लेकर ऐसे लड़ाइयां करने लगे थे जैसे अभी वो युवराज के पास जाएंगे और युवराज उन्हें हाँ भी बोल देगा। उन्हें नहीं पता था कि युवराज इन सब के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था और वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे लड़ाई करते करते मजाक भी करते जा रही थी। बाकी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी थी, क्योंकि उसने युवराज को देख लिया था और उसके देखते ही उसका दिल बेचैनी से दौड़ने लगा था। इन्हीं हंसी सी टोली और मजाक के बीच अचानक उनके पीछे से किसी ने जोर की खांसी सी आवाज निकाली। सभी लड़कियां एकदम से चुप हो गई। निया मैडम आ गई थी, वो भी एचआर हेड। चश्मा लगाए हुए चेहरे पर शक्ति लिए वो उनकी आंखों में देखती जा रही थी, क्योंकि उसने उनकी सबकी बातें सुन ली थी। निया ने आते ही भौहें चढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, सीईओ वाकई में स्मार्ट है, पर उससे पहले तो ये सोच लो कि कहीं वो शादीशुदा है या नहीं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। उनकी बात सुनकर चारों लड़कियां एक पल में सोच में पड़ गई। श्रुति ने हल्के से डरते हुए पूछा, मैम मैम आपको क्या लगता है, उनका रिलेशन है? निया ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद नहीं, पर जो इतना मैच्योर और सुलझा हुआ आदमी हो वो अकेला तो नहीं होता बेटा, अगर होता तो ज्यादा देर अकेला नहीं रहता। लतिका ने धीरे से कहा, क्या मतलब मैम, हमें तो आपस में लड़ने से पहले उनके बारे में पता लगाना चाहिए और उसके बाद ही ट्राई करना चाहिए, किसकी किस्मत चमकती है ये तो देखेंगे। निया ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा अब तुम उनके जासूसी करोगी? ऐसा करती हूँ, पहले तुम चारों को कंपनी के जासूस ही बना देती हूँ। उन चारों को तो लग रहा था कि निया उनके साथ मजाक कर रही है, लेकिन निया ने फिर से गुस्से में कहा, अब चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ, नहीं तो तुम्हारे बॉस तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तुम अपने ही ड्रीम बॉय को सिर्फ दूर से ही देखते रह जाओगी। सबकी हंसी छूट पड़ी, लेकिन मजाक के बीच अब पाखी और उनकी सहेलियों के दिल में एक नया सवाल उभर आया था, क्या सच में युवराज पहले से किसी के साथ जुड़ा हुआ था या नहीं। उधर युवराज बाहर से आने के बाद अपने ऑफिस में फिर से चला गया था। उसकी आंखों में वही तेजपन था और उसने पीछे पीछे उसकी असिस्टेंट दिव्या भी अंदर आ गई थी। दिव्या ने आते ही कहा, सर सर आपने जो कल कहा था वो पूरा कर दिया गया है, सभी डिपार्टमेंट हेड्स को मीटिंग के लिए बुला लिया गया है। 15 मिनट में अंदर सभी मीटिंग रूम में होंगे, आप मीटिंग के लिए तैयार है ना? युवराज ने कहा, हाँ मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ और तुमने बहुत अच्छा काम किया दिव्या,
ऐसा ही काम करते रहना। और हाँ, एक काम करो, अभी एचआर को बोलो कि किसी का इंटरव्यू ना शुरू करें। मैं खुद इनका इंटरव्यू लूंगा, लेकिन मीटिंग के बाद। उन्हें सिर्फ कैंडिडेट की प्रोफाइल्स और डिटेल्स इकट्ठा करने को कहो। दिव्या ने तुरंत कहा, जी सर। ये कहते हुए उसने सिर झुकाया और बाहर आकर अपने डेस्क पर आ गई। उसके बाद उसने इंटरकॉम पर एचआर डिपार्टमेंट को सभी बात बता दी। कुछ ही देर में उधर से निया ने कॉल अटेंड किया और कॉल अटेंड करते ही दिव्या ने कहा, निया मैम, सीओ सर ने कहा है कि आज के सभी इंटरव्यूज वो खुद लेंगे। आप कृपया सभी कैंडिडेट्स की जानकारी इकट्ठा कर लें, उन्हें वेटिंग एरिया में रुकने को कहें। इंटरव्यू टीम को अभी भी आराम करने के लिए कह दीजिए। निया, जो खुद एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और तेज तर्रार एम्प्लॉय थी, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से लिया और बिना समय गंवाए काम में लग गई। एचआर डिपार्टमेंट में जैसे ये खबर फैली, सभी कर्मचारियों में हलचल सी मच गई, क्योंकि आज सीईओ खुद इंटरव्यू लेने वाले थे। नेहा ने अपनी टीम को एक्टिव मोड में डाल दिया और सभी को साफ साफ बोला कि सभी कैंडिडेट के फाइल, रिज्यूम और पर्सनल डिटेल्स को इकट्ठा कर लें। उधर 15 मिनट होते ही युवराज ने अपनी कुर्सी से उठकर जैकेट को ठीक किया और अपने गेट से बाहर आने लगा। तभी दिव्या भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही युवराज मीटिंग रूम में आया, वहां पहले से सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। लैब को लेकर एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट तक सभी के हेड वहां पर आ गए थे। युवराज को देखते ही सभी एक साथ अपनी कुर्सी पर से खड़े हो गए और झुककर सभी ने गुड मॉर्निंग कहा। युवराज ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और सबको बैठने का इशारा कर दिया। उसके बाद सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ गए, लेकिन उनकी निगाहें युवराज पर टिकी हुई थी। वातावरण में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, एक जिज्ञासा कि आज उनके सीईओ आज उनको क्या फरमान जारी करेंगे और क्या बातें होंगी। दिव्या तुरंत आगे आई और उसने संतुलित आवाज में कहना शुरू किया, देखिए, आज की मीटिंग का एजेंडा यह है कि हमारी कंपनी पिछले कुछ महीनों से लगातार घाटे में जा रही है। हम सब ने महसूस किया है कि ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, मगर सही वजह क्या है, इस पर आज चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग को लीड करेंगे हमारे नए सीईओ श्री युवराज सिंघानिया जी। जैसे ही दिव्या की बात खत्म हुई, सभी एकदम से चुप हो गए। तभी युवराज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बोलने लगा, थैंक यू दिव्या। जैसा कि आप सबने सुना, आज की मीटिंग का एजेंडा है ये समझना कि हमारी कंपनी घाटे में क्यों जा रही है। मैं जानता हूं कि इस कंपनी में नया हूं, लेकिन आप यहां सब वर्षों से काम कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है इस कंपनी के लिए, इसलिए मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, कहां गलतियां हुई है? सबसे जरूरी बात, हम आगे क्या कर सकते हैं? देखिए, इस सिचुएशन से तो हमें निकलना ही होगा। युवराज की आवाज में गंभीरता थी। उसके बाद युवराज बैठ गया। उसने सभी की ओर देखना शुरू किया। तभी एक एक करके सभी ने खड़े होकर कहना शुरू किया। सबसे पहले जयदेव उठे और वो बोलने लगे, सर गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कल भी बताया था कि बाजार में बहुत सारी नई कंपनियां आ गई हैं, जो किफायती दामों पर अच्छी स्कीम भी दे रही हैं। ग्राहकों को अब ज्यादा और ज्यादा ऑप्शन मिल गए हैं, तो हमारी बिक्री का उस पर असर है। सभी लोग जयदेव की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और सभी लोग उस बात पर हामी भी भर रहे थे। युवराज देख रहा था कि जयदेव कल भी वही बात बोल रहा था और आज भी वही सेम, जैसे उसने ये बात को पेटेंट कर लिया था। अगर कोई पूछे तो यही बात सबके सामने चेप दे, बार बार वही सेम की सेम बातें। युवराज को कुछ और ही लग रहा था। क्या लगता है दोस्तों आपको, अब क्या करेगा युवराज? क्या इस मीटिंग में कोई खुलासा हो पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कल हमारी 6:15 नई कहानी सीईओ से शादी आ रही है, तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि 6:15 कल आप तैयार रहना और कहानी को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना और नई कहानी सुनकर कमेंट जरूर करना कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, 478वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही जयदेव की बात खत्म हुई, तभी युवराज ने फिर उनकी तरफ देखा। कोई और बोलता, उससे पहले लक्ष्मण बोला, जी सर, जयदेव सही बात कह रहे हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमारे कई पुराने क्लाइंट्स और डीलर्स भी उन नई कंपनियों की तरफ चले गए हैं, जो कंपनियां डीलर्स को ज्यादा मार्जिन देती हैं और साथ में इतनी बड़ी अट्रैक्टिव स्कीम भी देती है। और हमारे प्रोडक्ट उनके सामने अब थोड़े से फीके पड़ने लगे हैं। अब तो डीलर हमारा माल खरीदना ही बंद कर चुके हैं सर। युवराज बड़े गौर से उसकी भी बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और उसके बगल में बैठी दिव्या हर बात को बड़े ही तरीके से नोट करती जा रही थी, हर चीजें रिकॉर्ड करती जा रही थी। थोड़ा सोचने के बाद फिर युवराज अपनी जगह पर सीधा होकर बोला, आप लोग कह रहे हैं कि नई कंपनियां अच्छे ऑफर और ज्यादा मुनाफा दे रही है। ये सब काम तो हमारी कंपनी भी कर सकती है ना, तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे?
आप दोनों तो एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से हैं। ये जिम्मेदारी सबसे पहले आप दोनों की ही बनती है कि यह कंपनी का प्रचार सही तरीके से हो, मगर आप तो बस दूसरों की स्कीमें बता रहे हैं। लेकिन आपने जो किया, आपने वो अभी तक कुछ बताया ही नहीं, या फिर आपने कुछ किया ही नहीं। युवराज और आगे बोलता, उससे पहले ही जयदेव ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हमारी जिम्मेदारी है, मगर हम क्या करें? हमें कंपनी से एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट ही नहीं मिलता। जब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास बजट पास करवाने जाते हैं, हमें यही जवाब मिलता है कि फंड नहीं है। अब सर आप ही बताइए, बिना फंड के हम एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे? और जितना फंड मिलता है उसमें तो एडवर्टाइजमेंट जितनी होती है उतनी ही कर सकते हैं ना सर। अब आप ही बताइए, हमारे पास क्या इलाज है? जयदेव की इस बात पर एकदम से मीटिंग में सन्नाटा सा छा गया। सबकी निगाहें फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड सुभाष चटर्जी की तरफ घूम गई। सुभाष भी समझ गए थे कि अब उनको जवाब देना ही पड़ेगा। युवराज की नजरें जैसे ही सुभाष की आंखों में पड़ी, वो एकदम से बिना झिझक के बोल पड़े, गुड मॉर्निंग सीईओ सर, आपने खुद कल फाइनेंस रिपोर्ट देखी है? कंपनी की हालात ऐसे है कि सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए बजट है। फिर मैं ऐसे किसी और खर्च के लिए फंड कैसे पास करूं? आप ही बताइए, अगर मैंने ये फंड एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया तो फिर मैं कंपनी के लिए रॉ मटेरियल कैसे खरीदूंगा? और अगर हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं होगा तो फिर आगे कंपनी डील किसके साथ करेगी? हम नया प्रोडक्ट कैसे बना पाएंगे? उनकी बात पूरी होते ही युवराज के चेहरे पर एकदम मुस्कान सी आ गई, और मुस्कान देखकर हर कोई समझ सकता था कि युवराज अब कुछ ना कुछ बड़ा ही कहने वाला होगा। तभी युवराज ने गहरी आवाज में कहा, सुभाष जी, रिलैक्स रिलैक्स रहिए। अच्छा ये बताइए, जब आपने रिपोर्ट की बात छेड़ी ही है तो चलिए उसी रिपोर्ट पर आ जाते हैं। कंपनी को पिछले साल 15 करोड़ 7 लाख को प्रॉफिट हुआ। मैं जानता हूं कि ये बहुत कम है, मगर प्रॉफिट तो हुआ है। फिर भी हमारे अकाउंट्स में लॉस क्यों चल रहा है? युवराज की बात सुनते ही सभी के चेहरे एकदम से सफेद पड़ गए। सबको नहीं पता था कि ये बात कैसे हो सकती है। कंपनी में प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन लॉस कैसे दिखाया जा रहा है? सुभाष कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो नीचे गर्दन करके बैठ गया था। तभी युवराज ने तीखे स्वर में कहा, देखिए, पिछले महीने 12.8 करोड़ का कंसल्टिंग खर्च दिखाया गया है, जिसका न तो कोई इनवॉइस है और न ही कोई डिटेल। कंपनी के लिए न कोई मशीन खरीदी गई, न कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो ये फिर पैसा कौन सी कंसल्टिंग खर्च में खर्च हुआ है? मुझे इसका जवाब चाहिए। सबको उम्मीद ही नहीं थी कि युवराज एक दिन में इतनी सारी रिपोर्ट को देख लेगा और इतना जल्दी गहराई में उतर जाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे फिर से सफेद पड़ गए। सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब सुभाष क्या जवाब देगा। सुभाष के भी माथे पर पसीना छलक आया था, उसकी बात भी लड़खड़ाने लगी थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, वो मैंने तो सिर्फ सुधा मैम के कहने पर बजट पास किया था सर। सुधा मैम हमारी फर्स्ट फ्लोर के लैब डिपार्टमेंट की हेड है ना, उनके कहने पर ही मैंने ये काम किया था सर। देखते ही देखते सबकी नजरें सुधा की ओर बढ़ गई, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। चेहरा बहुत गंभीर था। सुधा ने जब देखा कि सब उसकी ओर ही देख रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। तभी सुधा ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर तो और सभी लोग फिर से चौंक गए। सुधा ने कहा, आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? आज तक मुझ पर चेयरमैन निर्मला मैडम ने भी शक नहीं किया। उन्होंने मुझे पूरा अधिकार दिया है बजट पास करवाने का, तो आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? और जो मैंने किया है वो सही किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया, और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड भी है। और रही बात इनवॉइस की, तो मैंने सुभाष जी से सिर्फ 3.90 करोड़ का चेक पास करवाया था, जिनका इनवॉइस और रॉ मटेरियल की परचेज स्लिप मैंने उन्हें दी भी थी। अगर उन्हें वो डिटेल समरी में नहीं लगाई तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अगर सीईओ सर को मेरी बात पर शक है तो आप एसके इंडस्ट्रीज को एक मेल डालिए और 3 तारीख की परचेज इनवॉइस और स्लिप भी मंगवा लीजिए। और प्लीज आप सब लोग मुझे ऐसे मत घूरे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। पूरा मीटिंग हॉल खामोश हो गया, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी युवराज ने हाथ उठाकर दिव्या से कहा, दिव्या, एसके इंडस्ट्रीज को मेल डालो अभी के अभी, और साथ में फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी एक इंटरनल ऑडिट नोटिस भेजो। उसके बाद युवराज ने सबकी नजरों की तरफ देखा। सभी लोग आपस में ही सोच रहे थे कि किसने इतना बड़ा घोटाला किया होगा। कोई किसी का नाम भी नहीं ले रहा था, और युवराज को भी पता नहीं चल रहा था कि जयदेव, लक्ष्मण, सुधा या फिर ये सुभाष या फिर कोई और ही इसके पीछे होगा, क्योंकि अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं था। तभी युवराज ने फिर से सबके ऊपर एक नजर डाली
वो सबके चेहरे देखकर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई सुराग मिल जाए और कोई कुछ बोल दे, लेकिन सब अपने अपने काम में माहिर थे। और अगर कोई चोर गलती भी करता है तो वो चोरी ऐसे ही स्वीकार तो कर नहीं लेता। तभी युवराज को लगा कि माहौल को थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। अभी ऐसे एकदम से गर्म माहौल करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज ये दिन उसके लिए बहुत अहम था और आज वो पहली बार ही मीटिंग कर रहा था। कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि सीईओ ने आते ही सबको शक के घेरे में डाल दिया और सब अपने काम से नाखुश होकर कंपनी में काम करना ही छोड़ दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आ जाएगी। क्योंकि इतने सालों से जो लोग कंपनी को चला रहे थे, वो आज अगर उनमें से एक भी कोई चला जाएगा तो कंपनी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। युवराज को तो अभी तक कंपनी के पूरी चीजों के बारे में पता भी नहीं था। वो तो अभी अभी कल ही सीईओ बना था, इसलिए उसने माहौल को थोड़ा ठंडे की करने की कोशिश की और बोला, अच्छा ठीक है, चलिए जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती हम लोग इस चीज को यहीं पर छोड़ देते हैं, और जब तक इस पूरे खर्चे की जांच नहीं होती, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे फाइलें मंजूरी रिपोर्ट आगे नहीं जाएगी, तो हम क्या ही निर्णय लेंगे। अभी इस चीज को छोड़ दीजिए। और हाँ, मैं आप सभी का पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने सालों से अपने खून पसीने से इस कंपनी को आगे बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने बाका साथ दिया, मेरा भी उसी तरीके से साथ देंगे। और अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो आप मुझे आकर बताएंगे। और प्लीज मुझे बाहर का मत समझे, मैं आप लोगों का अपना ही हूँ। तो जो भी आपको लगे वो मुझे आप बता सकते हैं, और मैं भी आपकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे और अपने इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक फिर से लेकर जाएंगे। और अगर अभी किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। जब युवराज ने देखा कि कोई अभी कुछ कहने को तैयार नहीं था, तो उसने फिर कहा, तो चलिए ठीक है, मीटिंग को खत्म करते हैं और आप लोग इसी तरीके से जोश के साथ काम करते रहिए। और अगर कोई भी चीज आपको लगे मुझे बताना जरूरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद मीटिंग ओवर हो गई। युवराज अपने तेज कदमों से मीटिंग से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी और सबने देखा कि युवराज बड़े फैसले लेने में भी कभी हिचकिचाएगा नहीं। वो बड़ा ही एक सुलझा हुआ बिजनेसमैन है। सब लोगों को पता लग गया था कि अगर कभी भी इन फ्यूचर उन्होंने गलती करने की कोशिश की तो युवराज अपनी आंखों से ही उन्हें पहचान लेगा। युवराज के जाने के बाद सब लोगों ने एक गहरी सांस ली। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो पिंजरे से छूट गए थे। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सभी के सभी तो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या सभी इन्वॉल्व थे या फिर कौन था ऐसा जिसने कंपनी में ये सौदेबाजी की थी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। और दोस्तों, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें। दोस्तों, 479वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज के बाहर जाते ही सबने गहरी सांस ली, जैसे उन्हें लगा कि उन्हें पिंजरे से किसी ने छोड़ दिया था। तभी एक एक करके सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और यही महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं किसने गलती की है। तभी जयदेव ने पानी का गिलास उठाकर पिया और बोला, देखो भाई, अब इस कंपनी में काम करने का क्या मतलब बचा है? हम जब से इस पद पर आए हैं तब से कंपनी के लिए दिन रात एक किया है, लेकिन आज सीईओ साहब ने तो हमें सबको एक कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी को ना तो रिपोर्ट पर भरोसा है, ना ही पुरानी मेहनत का कोई मोल। ये ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? मुझे तो नहीं लगता कि मैं आगे अब कंपनी में काम कर पाऊंगा। लक्ष्मण भी अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हुए बोला, सही कहा सर आपने। आज तो सीईओ साहब ने जैसे सीधा ही हमला बोल दिया। हमने सिर्फ नई कंपनी की बात की तो उन्होंने हमें ही दोषी बना दिया। अब बताइए, बजट के बिना हम कैसे प्रचार करें? कंपनी खुद एक पैसे की कटौती पर तुली है, दोस्त सारा हमारे ऊपर मत दिया। अरे जब सबको पता है कि फंड नहीं है तो हम कहां से पैसा लेकर आए और कहां से प्रचार करें? और पैसा नहीं मिलेगा तो एडवर्टाइजमेंट कैसे होगी? आप ही बताइए। तभी सबकी नजर सुभाष के चेहरे के ऊपर गई। सुभाष का चेहरा पसीने से लतर-बतर हो चुका था। जैसे ही सुभाष ने देखा कि सबके चेहरे उसी की ओर है, उसने जल्दी से अपना पसीना पोंछा और हड़बड़ाते हुए फिर से कहने लगा, अरे अरे आप लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं? क्या आप सबको मुझ पर शक है? अरे क्या मैंने ही कंपनी को डुबो दिया है? अरे भाई, मैं कोई मालिक नहीं जो पैसे उड़ा दूं। मैंने जो किया है, जो जो ऊपर से ऑर्डर आया वो किया। और रहा सवाल उस 12.8 करोड़ के खर्च का, तो सुधा मैडम का नाम लिया मैंने, वही जो उन्होंने कहा था।
लेकिन जैसे ही सुधा को लगा कि अब बात उसकी हो रही है, तो सुधा से रहा नहीं गया और उसने झट से बोला, सर सर आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपको इनवॉइस दिया था। अगर आपने उसे रिपोर्ट में नहीं जोड़ा तो इसमें मेरा क्या दोष है? और बात अथॉरिटी की है तो वो मुझे चेयरवुमन निर्मला मैडम से मिली है। किसी को शक है तो एसके इंडस्ट्रीज के खुद इनवॉइस मंगवा लीजिए। मैं ऐसे नहीं डरने वाली। मैंने तो सब काम पक्के में किया है। तभी एचआर डिपार्टमेंट की हेड निया शर्मा ने फाइल टेबल पर रख दी। निया ने कहा, आपको पता है हमारी कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। डिपार्टमेंट एक दूसरे की गर्दन पकड़ने में लगा है। कोई कोलैबोरेशन नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं। सीईओ साहब ने अगर गुस्से में बात कह भी दी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एक दूसरे पर उंगलियां उठाएं। हमने मिलकर सोचना चाहिए कि कंपनी को कैसे बचाना है। और अगर किसी ने कोई कांड किया भी है तो हम सब मिलकर ही उसी को उजागर करना पड़ेगा। तभी पीछे से एक ऐसा शख्स बोला जो इस बातचीत के दौरान लगातार चुप ही बैठा हुआ था। वो ना तो युवराज के सामने कुछ बोला था, लेकिन अभी एकदम से गुस्से में फूट कर बोला, नहीं नहीं, अब कुछ नहीं बचा है निया जी। आप तो एचआर की तरफ से बातें संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो देखिए। मार्केटिंग में फंड नहीं, एजेंसियां छोड़कर जा रही है, क्लाइंट्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और जब हमने ऊपर बात की तो जवाब मिला, सह लो, अभी तो यही हालात है। आप कितने दिन सहें, आप ही बताएं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम चलेगा। तभी टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड रघुवीर चौहान, जो बड़े सीनियर इंसान थे, उन्होंने बात की गंभीरता को समझते हुए बड़े ही स्ट्रिक्ट सा जवाब दिया। देखिए, असल में दिक्कत ना तो एडवर्टाइजिंग की है और ना ही बजट की। मुझे लगता है कि असली दिक्कत लीडरशिप की है। निर्मला मैडम के जाने के बाद कंपनी ऐसे ही चल रही है जैसे बिना कप्तान की नाव। और अब जो कप्तान आया है वो तो मुझे लग रहा है कि साथ में तूफान लेकर आया है। और जैसा उनके बात करने का तरीका है, मैं तो उनके बात करने के तरीके से इम्प्रेस हो गया। और मुझे लगता है कि उनके काम करने का तरीका इससे भी शानदार होगा। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। वो कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि जैसे हम सब ही चोर हैं? रचना माथुर, जो सब कुछ नोट कर रही थी, वो भी गुस्से में बोल पड़ी, रघुवीर सर, आप लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि पहली बार कोई हमारे डिपार्टमेंट की अंदरूनी लापरवाही को उजागर कर रहा है। आप सबने सालों तक आराम की जिंदगी बिताई, कोई ऑडिट प्रॉपरली नहीं हुआ और कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। अब जब कोई जवाब मांग रहा है तो सबको तकलीफ हो रही है। रचना माथुर, जो इतनी पुरानी नहीं थी और वो एक बड़े ही नेक दिल की इंसान भी थी, उसे पता था कि ये लोग जो इतने सालों से कंपनी का माल खाते आ रहे थे, उन्होंने कभी भी कंपनी को सही तरीके से चलाने की कोशिश नहीं की। पहले तो निर्मला मैडम हर रोज ऑफिस आती थी और हर काम को अपने अंडर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वो भी ऑफिस से कम आती जाती थी। कभी हफ्ते में एक बार तो कभी महीने में एक बार। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया था कि वो कभी कभी महीने 2-3 महीने में एक बार आती थी। इस तरीके से उन लोगों को लगने लगा था कि कंपनी उनके अनुसार ही चलेगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। जिसको वो रखना चाहेंगे उसको रखेंगे, जिसको निकालना चाहेंगे उसको निकाल देंगे। और साथ ही जितना वो गबन करना चाहेंगे, जितना वो कांड करना चाहेंगे, वो कर भी लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से कोई नया सीईओ आ जाएगा और आते ही पुरानी बातों को खंगालना शुरू कर देगा। उन्हें तो लगा था कि अगर कोई आए भी तो नए सिरे से नई चीजें शुरू करेगा। लेकिन यहाँ तो युवराज आ गया था। युवराज कभी भी ऐसे किसी चीज को शुरू नहीं करता था। वो पहले पूरी बात की तह तक जाता था और कभी ऐसे किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाता था जब तक उसे पता ना चले कि असल में गुनहगार कौन था। वो कभी किसी पर उंगली भी नहीं उठाता था। जब सब अपनी अपनी बात कह चुके थे तो अंत में सबकी नजर एक बुजुर्ग इंसान की ओर गई। ये सबसे सीनियर इंसान थे जो पिछले 40 वर्षों से इसी कंपनी में काम कर रहे थे। वो कभी वीर प्रताप सिंघानिया के बहुत ही खास आदमी हुआ करते थे। जब निर्मला और वीर प्रताप सिंघानिया ने कंपनी शुरू की थी तो तब से ही शंकर लाल मिश्रा उनके साथ जुड़े हुए थे। शंकर लाल मिश्रा ने तो कंपनी में हर उतार चढ़ाव देखे थे। किस तरीके से उन्होंने एक एक करके आदमियों को जोड़ा था, किस तरीके से उन्होंने उस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन वो अकेले कर भी क्या सकते थे? जब इतने सारे लोग एक काम को ना करें तो अकेले शंकर लाल मिश्रा क्या करते? पहले तो हर काम में वो हस्तक्षेप करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी ज्यादा हस्तक्षेप करना छोड़ दिया था
और जब कभी भी कोई मीटिंग होती तो सबको पता था कि शंकर लाल मिश्रा ही सबसे लास्ट में बोलने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए सबकी नजरें शंकर लाल मिश्रा पर टिक गई थी। सबको पता था कि शंकर लाल मिश्रा जो कहेंगे उनकी बात 100% श्योर होगी, क्योंकि वो कभी भी कोई भी बात को बिना सोचे समझे नहीं करते थे। और एक उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, अगर वो जो भी बात कहे तो उनके मुंह से तो 100% श्योर बातें वैसे ही निकल जाए। तभी उन्होंने सबको देखा और कहा, देखो दोस्तों, कंपनी अब ऐसी कगार पर आ गई है कि कंपनी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग युवराज सर की बातों को नेगेटिव ना लें, क्योंकि उन्होंने जो कहा है सभी रिपोर्ट्स के आधार पर कहा है। क्योंकि हमारी कंपनी की रिपोर्ट्स एक तरफ तो प्रॉफिट दिखा रही है और दूसरी तरफ हम कंपनी में सेल परसेंट की गिरावट भी दिखा रहे हैं। ये बात तो किसी बिना बिजनेसमैन आदमी को भी खटक सकती है। तो युवराज सर को तो खटकना आम बात है, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये दो चीजें एक साथ कभी भी नहीं चल सकती। अगर प्रॉफिट बढ़ा है तो कंपनी की सेल भी बढ़ेगी, और सेल भी घट गई तो लॉस तो होगा ही। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। आप सब लोगों को शांत रहना चाहिए और सबको देखना चाहिए, और अपने स्तर पर सबको जांच भी करनी चाहिए कि कहाँ किससे क्या गलती हुई है। और हाँ, अगर किसी को लगे कि किसी से गलती हुई है तो मेरा तो मानना यही है कि आप लोग सीधा जाकर युवराज से माफी मांग लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि युवराज उसे माफ नहीं करेगा। क्योंकि आज तक जैसे मैंने निर्मला और वीर प्रताप सिंघानिया को देखा है, वैसे के वैसे सारे के सारे गुण मैं युवराज में भी देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है और आप लोगों को उनके बात को अहमियत देनी चाहिए। उसके बाद सभी लोग उठ उठकर अपने अपने कैबिन में जाने लगे। तभी पीछे से आईटी डिपार्टमेंट के प्रमुख मोहित जैन कुछ बोले, जिसे सुनकर सभी के चेहरे एकदम से फिर से सकपका गए। ऐसा क्या कहा था मोहित जैन ने? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और याद रहे कि कल अपने 6:15 सीओ से शादी नई कहानी आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप 6:15 टाइमर सेट कर लें और कहानी पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करेंगे, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। दोस्तों, 480वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सब लोग अपनी अपनी बातें कहकर मीटिंग रूम से बाहर जाने लगे थे। तभी पीछे से मोहित जैन ने कुछ ऐसी बात कही कि सभी लोगों का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। मोहित जैन ने कहा, सर एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मैं कल एक फाइल ट्रेस कर रहा था जिसमें कुछ सस्पिशियस ईमेल्स लोग मिले हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बाहर भेजे गए थे और उसमें से कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल अटैच भी थी। मुझे नहीं पता ये किसने भेजे, लेकिन अब हमें टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगाना पड़ेगा कि असली गड़बड़ी कहाँ है। जब सबने सुना कि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को भी बाहर भेजा गया है, तो सबको एकदम से सांप सा सूंघ गया, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे गलती नहीं थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कोई सजा भी नहीं थी। अगर उसको मौत के घाट भी उतार दिया जाए तो वो भी उसके लिए कम होगी, क्योंकि ये कंपनी के अंदर की जो जानकारी अगर किसी और को मिल जाए तो उन्हें चंद मिनट ना लगे उस कंपनी को खत्म करने में। सभी फिर से यही सोचने लगे थे कि कंपनी के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को किसने अटैच किया होगा और किसके पास और क्यों भेजा होगा। तभी उसकी बात सुनकर रचना ने कहा, हमें एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनानी चाहिए जिसमें हर डिपार्टमेंट से एक सीनियर सदस्य हो और जिसमें सीईओ की जानकारी में सभी रिपोर्ट दी जाए। हमें अब हर एक ट्रांजैक्शन और हर एक डॉक्यूमेंट की जांच करनी पड़ेगी। उसकी बात पर सहमति जताते हुए निया ने भी कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि पुराने सिस्टम को छोड़कर नए सीईओ के साथ चले, तभी कुछ हो सकता है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिला दिया, लेकिन उनके फैसले से कुछ लोग अपने अंदर ही अंदर खुश नहीं थे। उधर सीईओ युवराज अपने शांत और दृढ़ स्वर में कैबिन की ओर आ ही रहा था। दिव्या उसके पीछे पीछे चल रही थी। दिव्या के पैरों की चप्पलें सन्नाटे की हल्की सी आवाज करती हुई जा रही थी। युवराज ने अपने कांच वाले दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। दिव्या भी अंदर ही चली गई। युवराज ने कोट की जेब से अपना मोबाइल निकाला और टेबल पर रखा। पीछे मुड़कर उसने झुकते हुए दोनों हाथों को गर्दन के पीछे कुर्सी के ऊपर कर लिया और आंखें बंद करके अपने कुछ सोचने लगा। उसके मन में सुभाष चल रहा था, क्योंकि उसे लगा कि शायद सुभाष ही एक ऐसा इंसान है जिसने
पैसों की गड़बड़ी की होगी। वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड भी था और उसे वही बात याद आने लगी कि सुधा ने जब बताया कि उसके पास तो इनवॉइस थे और उसने दिए भी थे, लेकिन सुभाष ने किन कारणों की वजह से वो इनवॉइस नहीं लगाई, और वो इनवॉइस तो फिर भी कम पैसों के थे, लेकिन ऊपर के जो पैसे थे वो कहाँ चले गए। युवराज के शक के दायरे में सुधा भी कहीं ना कहीं आ गई थी, क्योंकि सुधा का बिहेवियर उसे पसंद नहीं आया था। जब सुधा ने बिल्कुल अपनी आवाज को ऊंचे करते हुए और बिना डरते हुए सबसे कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे तो पावर मिली है कि मैं जो करना चाहूं वो कर सकती हूँ, निर्मला मैडम ने खुद उसे वो पावर दी है। युवराज को लगने लगा था कि कहीं सुधा ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया है, कहीं उसने सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपए तक के इनवॉइस दिए और उसने कांड कर दिया हो 12 करोड़ रुपए का। युवराज यही सोच रहा था, तभी उसे कुछ दिमाग में ख्याल आया और उसने झट से दिव्या से कहा, दिव्या सुनो। दिव्या एकदम से तुरंत चौकस हो गई और उसने कहा, जी सर बताइए। युवराज ने कहा, दिव्या एक काम करो, नेहा से कहो कि वो अपने असिस्टेंट के साथ इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की सारी जानकारी मेरे पास लेकर आए। दिव्या ने जवाब दिया, जी सर अभी बताती हूँ। उसके बाद उसने एक पल भी नहीं गवाया और अपनी टैबलेट उठाकर सीधे एचआर नेहा शर्मा को मैसेज भेज दिया। कुछ ही देर में युवराज के कैबिन का दरवाजा खुला और इस बार नेहा शर्मा अंदर आ गई थी। उसने हमेशा की तरह सफेद शर्ट और काले फॉर्मल ट्राउजर्स और एक सिल्क की ग्रे जैकेट पहनी हुई थी और उसके पीछे उसकी असिस्टेंट पाखी भी आ रही थी। पाखी की उम्र लगभग 24-25 की थी, मासूम से आंखें, लंबे गुग्गराले बाल और वो बिल्कुल परी के जैसे लगती थी। जब से उसने युवराज को पहली बार देखा था उसकी सांसें वहीं पर अटक कर रह गई थी। वो अपने ही दिल में युवराज को अपना पति मान बैठी थी और वो चाहती थी कि युवराज उस पर लट्टू हो जाए। वो युवराज के पास आने का मौका ही देख रही थी और जब से उसे पता चला था कि निया के साथ वो भी युवराज के ऑफिस में जाने वाली है तो उसका दिल तो बिल्कुल बाग बाग हो गया था। उसे तो चाहिए ही क्या था, युवराज को देखना, और वो उसको मिल गया था। निया अंदर आई, उसने युवराज को झुककर प्रणाम किया और आते ही सारी फाइलें टेबल पर रख दी और बोली, सर ये सभी कैंडिडेट्स हैं जो आज इंटरव्यू के लिए आए हैं। हमने आपके निर्देश के अनुसार सभी अनुभवी और फ्रेशर्स दोनों का संतुलन रखा है। युवराज ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। फिर वो एक एक करके फाइलों को पलटते जा रहा था। वो लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा कैंडिडेट उसकी कंपनी के लिए अच्छा साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकी की नजरें युवराज के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और युवराज को किस कर ले, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करना उसके लिए बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। वो अपने आप को रोके जा रही थी। अब वो युवराज से बस इतना ही चाहती थी कि युवराज एक बार उसको आंखें भर कर देख ले और उसके दिल को ठंडक मिल जाए। तभी युवराज भी उसे ही महसूस कर रहा था। युवराज अपनी फाइल तो पढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर गड़ाए हुए लगातार देखे जा रहा है। तभी उसने अपनी नजर ऊपर की और पाखी की ओर देखने लगा। पाखी ने जब देखा कि युवराज उसकी ओर ही देख रहा है तो वो एकदम से सक पका गई। वो अब भी उसे ही देख रही थी और अचानक देखने से उसको अपनी पलकों को समेटना ही भूल गई। तभी युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, मिस पाखी, क्या देख रही हैं आप? आपका ध्यान कहाँ है? पाखी एकदम से झेंप गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया और होंठ सूख गए। उससे कुछ बात बन नहीं रही थी कि वो क्या जवाब दे। तभी उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जी 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 सर, माफ कीजिए, मैं सुन नहीं पाई। युवराज ने फिर धीमे स्वर में कहा, मैंने जिन 40 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है उन्हें इंटरव्यू के लिए रुकने के लिए कहिए और बाकी को आप सम्मान पूर्वक भेज दीजिए और उनसे कहिए कि आगे जब भी जरूरत होगी हम उन्हें बुला लेंगे। पाखी अब भी लगातार युवराज की आंखों में देखे जा रही थी। उसकी नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी युवराज ने फिर से चुटकी बजाई और कहा, पाखी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पाखी को लगा कि वो तो बहुत ही ज्यादा झल्ली होती जा रही है। उसने सर झुका लिया और बोला, जी जी सर, मैं अभी चली जाती हूँ, और वो झट से फाइल हाथ में लेकर नीचे भाग गई। युवराज भी उसकी हरकत देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि बहुत सारी लड़कियां उस पर लट्टू हो जाती हैं और शायद पाकी भी उसे देखकर पहली ही बार में लट्टू हो गई थी। पाकी के जाने के बाद युवराज ने निया से कहा, निया आप भी जाइए और इंटरव्यू रूम तैयार करें, मैं खुद सुपरविजन में सभी का इंटरव्यू लूंगा। निया ने सिर झुकाते हुए कहा, जी सर, मैं अभी करवाती हूँ। निया बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने झटके से सिर झुकाया और दोबारा से प्रणाम किया और वहां से निकल गई। वहीं पाखी जैसे दरवाजे से निकली उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी
वो अपने आप में बड़बड़ाती जा रही थी। हे पागल लड़की, ये क्या कर दिया तुमने? सामने वो थे और तू उन्हें ऐसे घूरे जा रही थी। पागल तो नहीं हो गई है तू? क्या पता वो तुझे कभी गलत ना समझ ले। लेकिन वो अपने आप में खुश भी होती जा रही थी। तभी वो खुश होते हुए उसने अपने आप से कहा, चलो कम से कम उन्होंने देखा नहीं तो मुझसे बात तो की, वो भी चुटकी बजाकर। पाखी तेज कदमों के साथ वेटिंग हॉल की ओर आ रही थी। वो बेशक बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर उसके अंदर अलग ही खुशी चल रही थी। वो वेटिंग हॉल के पास आई और सभी कैंडिडेट जो कुर्सी पर बैठे इंतजार कर रहे थे, वहां आते ही पाखी ने गहरी सांस ली और बोली, देखिए मैं कुछ लोगों के नाम ले रही हूँ, वो लोग रुक जाएं और बाकी अभी के लिए जा सकते हैं। सर ने कहा है कि जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। पाखी ने बड़े ही शांत स्वर में सबसे कह दिया था कि ऐसे किसी को बुरा भी ना लगे कि कंपनी में बुला भी लिया और किसी को बिना इंटरव्यू के लिए ही भेज दिया। तभी पाखी ने एक एक करके 39 लोगों का नाम लिया और उनको एक तरफ कर दिया और बाकी के लोगों से उसने फिर से कहा, देखिए अभी के लिए हमारी कंपनी ने इनको शॉर्टलिस्ट किया है। मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जल्दी से कंपनी का हिस्सा बनेंगे। आप लोग अपनी तैयारी जरूर रखिएगा। आगे जैसे भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी हम लोगों के पास आपकी प्रोफाइल है और हम आपकी प्रोफाइल देखकर आपको बुला लेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन जिन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया गया था उनमें से एक ऐसी बात कही जो सभी के दिलों में चुभ गई। पाखी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान ऐसी भी बात कह सकता है, और वो भी एक प्राइवेट नौकरी के लिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कहा होगा उस इंसान ने? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।